गाइस वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा आईओटी केवल एक ही वीडियो में। ये होने वाली है आईओटी की वन शॉट वीडियो जिसमें हम कंप्लीट आईओटी को पढ़ेंगे डिटेल में हर एक टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने आईओटी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, लेकिन वो प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा हर एक टॉपिक को डीप में बहुत देर में समझाया गया है। और अगर आप चाहते हैं एक वन शॉट को आईओटी को कंप्लीट समझना एक वन शॉट में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जिन भी लोगों का एग्जाम है 1 2 3 दिन में या फिर आने वाला है और आप पूरी आईओटी को अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं या फिर आप बिल्कुल बिगनर हो और आईओटी को समझना चाहते हो, तो आप इजीली इस वन शॉट को देखकर समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आईओटी क्या है। आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि connecting everyday physical object to the internet so they can collect, share and act on data automatically। मतलब कि IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हम अपने डेली के जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे टीवी, हमारे फ्रीज या फिर फैंस, लाइट्स, इन सभी को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। और ये इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डाटा के साथ एक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली बिना किसी ह्यूमन हेल्प के। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यही मतलब है कि जो थिंग्स हैं इसमें वो सारे डिवाइसेस हैं, जो भी हम अपने घर में यूज़ करते हैं वो सारे डिवाइसेस हैं। और उन्हें जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करा देते हैं तो वो एक बिल्कुल स्मार्ट हो जाते हैं और स्मार्टली काम करते हैं। सारे डिसीजन खुद ले सकते हैं, सारा काम खुद कर सकते हैं। और इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये डिवाइसेस को स्मार्ट बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ और एक दूसरे के साथ टॉक कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा आईओटी का फ़ायदा है कि सारे डिवाइस ऑटोमेटिक हो जाते हैं और बिना किसी ह्यूमन हेल्प या फिर बहुत कम ह्यूमन हेल्प के साथ काम कर सकते हैं। अब इंटरनेट और थिंग्स एक नेटवर्क है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि डिवाइसेस हमारे व्हीकल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई और अप्लायंसेस हो गए, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ताकि वो डाटा को शेयर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और प्रोसेस भी कर सकें। और ये सेंसर्स और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा आईओटी में। ठीक है, अब ये सेंसर सॉफ्टवेयर क्या है डिटेल में आगे जानने वाले हैं। तो चलिए कुछ इस तरीके से हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं, काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं हमारे और हर जगह इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ होता है। मेन एग्जांपल आपको बता दूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, तो आप एलेक्सा का नाम सुने होंगे। और जो एलेक्सा है वो भी बिल्कुल आईओटी ही है, मतलब एक स्मार्ट होम सिस्टम बनाती है जहाँ पे सारे घर के डिवाइसेस वॉइस कंट्रोल हो सकते हैं, या फिर हमारे जो सेंसर होते हैं जिनमें ऑटोमेटिक लाइट्स होती हैं, वो सभी भी आईओटी की हेल्प से ही काम करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी क्या है। तो मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक है आईओटी के कनेक्टिविटी। सारे के सारे आईओटी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के साथ, और ये वाईफाई, ब्लूटूथ और सेलुलर डाटा जैसे 3G 4G और 5G जैसे सेलुलर डाटा का यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन की बात करेंगे, डिवाइसेस परफॉर्म करते हैं ऑटोमेटिकली सारे टास्क को बिना किसी ह्यूमन हेल्प के या फिर बहुत कम ह्यूमन हेल्प के। जैसे कि स्मार्ट स्ट्रीट लाइट ऑफ और ऑन हो जाती है, जब कोई रूम में नहीं होता तो वो ऑफ हो जाती है और अगर कोई होता है तो ऑन हो जाती है, क्योंकि वो मोशन सेंसिंग होती है। नेक्स्ट बात हम करेंगे सेंसिंग की। आईओटी डिवाइसेस सेंसर्स का यूज करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, मोशन, ह्यूमिडिटी और डाटा को कलेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट से डाटा को लेने के लिए। डाटा एनालिसिस, आईओटी डिवाइसेस में डाटा एनालिसिस भी होती है, यानी कलेक्टेड डाटा को वो एनालिसिस करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक फिटनेस बैंड काउंट करता है आपके स्टेप्स को और शो करता है कि आपने कितनी डेली प्रोग्रेस की है। इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो आईओटी कॉम्बाइन हो सकता है मल्टीपल टेक्नोलॉजी के साथ, और सबसे स्पेशल इसका फीचर है कि एआई के साथ भी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, और क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा, बड़े बड़े डाटाबेसेस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, जिससे कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं। और स्केलेबिलिटी की बात करेंगे हम, थोड़े से आईओटी डिवाइसेस के साथ, थोड़े से डिवाइसेस से
लेकर बहुत सारे मल्टीपल मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को IoT नेटवर्क में जोड़ सकते हैं और ये अच्छे से काम भी कर सकता है। रिमोट एक्सेस, यू कैन कंट्रोल डिवाइस फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं पर भी हो, आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से अपने डिवाइसेस को देख सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं IoT के, जिसमें पहला था कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, सेंसिंग, डाटा एनालिसिस, इंटीग्रेशन, स्केलेबिलिटी और रिमोट एक्सेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स की। स्मार्ट होम, स्मार्ट लाइट्स, फैन, शेसीज वगैरह सब कुछ हमारे फोन से कनेक्ट हो सकते हैं और फोन से कमांड दे सकते हैं हम और वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल होम और एलेक्सा, जो कि हमारे एक स्मार्ट होम सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्मार्ट वॉचेस की। स्मार्ट वॉचेस भी इसी का ही एग्जांपल है IoT का, जिसमें कि स्लीप ट्रैक करता है, हार्ट रेट को, नोटिफिकेशन सेंड करता है और स्टेप्स भी काउंट करता है। स्मार्ट कार्स, कार जैसे GPS, पार्किंग सेंसर, ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम जैसे कार्य काम करती है और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्मार्ट कार का टेस्ला। स्मार्ट एग्रीकल्चर में मॉइस्चर चेक कर सकता है मिट्टी का और पानी दे सकता है अगर वहां पर मॉइस्चर कम हुआ तो। स्मार्ट सिटीज की बात करेंगे, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट्स और वेस्ट मैनेजमेंट। स्मार्ट हेल्थ केयर में हेल्थ हार्ट रेट मॉनिटर्स, जो कि डायरेक्टली अगर कोई सिचुएशन है डेंजरस तो वो डायरेक्टली नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है डॉक्टर के पास। नेक्स्ट हमारे पास है, इस डायग्राम की हेल्प से भी आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे हम IoT का यूज कर सकते हैं। हर जगह पे IoT का यूज कर सकते हैं, शॉपिंग मार्ट में या फिर हम डाटा सेंटर्स में या हमारे व्हीकल्स में भी और हमारे फैक्ट्रीज वगैरह सब जगह। नेक्स्ट बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ IoT की। ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, IoT हमें प्रोवाइड कराता है ऑटोमेशन और कंट्रोल, रिड्यूस करता है ह्यूमन एफर्ट को और सारे कामों को ऑटोमेटिंग करता है। एफिशिएंसी और टाइम सेविंग, मशीन्स कम्युनिकेट कर सकती हैं बहुत जल्दी और टाइम सेव करती हैं, कॉस्ट भी बचाती हैं और फास्ट भी काम करती है। ऑटोमेटिक डोर लॉक्स और थर्मोस्टेट्स जो अपने आप ही एडजस्टेबल होते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, डाटा कलेक्टिंग हेल्प्स इन मेकिंग स्मार्ट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। डाटा कलेक्शन करते हैं और स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। कॉस्ट सेविंग बचा रहे हैं क्योंकि एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बचा रहे हैं क्योंकि ये पहले से ही बता देते कि कौन सी चीज़ खराब हो सकती है या कौन सी चीज़ के अलर्ट सेंड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम हो। इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को, यानी स्मार्ट होम, वेयरेबल हेल्थ डिवाइसेस और कनेक्टेड व्हीकल जैसे कंफर्टेबल और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी एकदम लाइव और रियल टाइम मॉनिटरिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। हम ट्रैक कर सकते हैं एक्टिविटी, सिस्टम इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं और यूजफुल है इंडस्ट्री और हॉस्पिटल में, जहाँ पर हमें मशीन खराब है कि नहीं देख सकते हैं और हॉस्पिटल में भी चेक कर सकते हैं किसी पेशेंट को। इनहेंस करते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी को, सिक्योरिटी कैमरा, मोशन डिटेक्टर्स और अलार्म जो मेक करते हैं प्लेसेस को सेफर बनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो कॉन्सेप्ट और बेसिक मॉडल है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क IoT में एक बेसिक आइडिया है, एक स्ट्रक्चर है। बेसिक आइडिया और स्ट्रक्चर जो ये बताता है कि कैसे IoT डिवाइसेस काम करेंगे, कैसे डिवाइसेस कैसे नेटवर्क्स और एप्लीकेशंस कनेक्ट और इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। ये बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट जैसा है जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को स्मार्ट और कम्युनिकेट करने के लिए कैसे वो स्मार्ट होंगे, फिजिकल ऑब्जेक्ट को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये डिसाइड करता है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक बेसिक आइडिया और स्ट्रक्चर है जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे IoT डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और इंटरेक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। मेन कंपोनेंट्स इसके हो जाएंगे सेंसर डिवाइसेस जो कि फिजिकल डाटा को कलेक्ट करेंगे। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ब्लूटूथ, जिगबी, वाईफाई जैसे काफ़ी सारे कनेक्शंस के साथ ये कनेक्टेड हो सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं किसी डिवाइस पर या फिर क्लाउड और सर्वर पर भी। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, यूज़र अपने डाटा को देख सकता है, चेक कर सकता है और डैशबोर्ड भी देख सकता है। एक्शन की बात करेंगे तो डाटा को एक्शन परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली भी। फ्लो ऑफ कॉन्सेप्चुअल मॉडल समझे तो सेंसर, सबसे पहले सेंसर डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर वो कनेक्टिविटी के साथ जुड़े रहेंगे, यानी कि किसी डिवाइसेस के साथ अलग डिवाइसेस के साथ जुड़ेंगे, चाहे वाईफाई या ब्लूटूथ हो। डाटा प्रोसेसिंग होगी, फिर यूज़र को कुछ डैशबोर्ड दिखाई देगा या
और फिर यूजर या तो उस पर एक्शन ले सकता है या फिर एक्शन ऑटोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंस, हियर, थिंक एंड एक्ट। ये पूरा IoT डिवाइस का मॉडल है। नेक्स्ट बात करेंगे IoT आर्किटेक्चर व्यू, जिसे हम लेयर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि IoT डिवाइस भी लेयर बाय लेयर काम करता है। ये बताता है कि कैसे टेक्निकल स्ट्रक्चर है ये, और ये बताता है कि कैसे IoT डिवाइस लेयर में बना है, जैसे कि एक बिल्डिंग के पास फ्लोर हो। और ये बताता है, डेवलपर इंजीनियर को समझने में हेल्प करता है कि कैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट से डाटा जाता है यूजर्स के डिवाइस तक, जिसमें 4 लेयर होती हैं। सबसे पहले होती है सेंसिंग लेयर। सेंसिंग लेयर है हमारी जहाँ पर डाटा गैदरिंग होती है, जहाँ पे डाटा इकट्ठा किया जाता है, जिसमें हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सेंसर आ जाते हैं और एक्चुएटर भी आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेटवर्क लेयर की, जो है डाटा ट्रांसमिशन लेयर, जिसमें इंटरनेट गेटवे, नेटवर्क गेटवे और नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, जो कि डाटा को ट्रांसमिट करने का, डाटा को भेजने का काम करेगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम डाटा प्रोसेसिंग लेयर, और डाटा प्रोसेसिंग लेयर प्रोसेस करेगी इंफॉर्मेशन को, और ये प्रोसेस करेगी और उनके ऊपर डिसीजन भी लेगी, और बाकी पूरा डैशबोर्ड दिखाएगी एप्लीकेशन लेयर, यानी ऐप है ये। यहाँ पर ऐप आते हैं और मैनेजमेंट के ऐप आते हैं, ताकि यूजर भी मैनेज कर सके, और उसे पूरे रिजल्ट भी दिखाते हैं और उसे डैशबोर्ड भी दिखाते हैं। तो पूरा फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा हमारे IoT आर्किटेक्चर का, जिसमें अगर हम स्टार्टिंग से बात करेंगे इसकी मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट से नेट डाटा लेने के बाद कैसे वो डाटा जाएगा यूजर तक, तो कुछ इस तरीके से फ्लो रहेगा सेंसिंग लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा है। और अगर कुछ भेजा है यूजर ने कोई एक्शन, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो वैसे हमारा जनरली फ्लो इस तरीके से ही रहता है, सेंसिंग लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तक। कॉमन IoT आर्किटेक्चर 3 लेयर है, यानी परसेप्शन लेयर जो बॉटम लेयर होती है, जैसे आईज और ईयर्स है। IoT सिस्टम के सेंसर, RFID टैग्स और डिवाइसेस यहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसे हम सेंसिंग लेयर बोलते हैं, उसे परसेप्शन लेयर कहते हैं। इसे बिल्कुल आईज और ईयर्स की तरह, जहाँ से डाटा गैदरिंग होती है। ठीक है, जिसमें हमारे सेंसर, मोशन डिटेक्टर और GPS कैमरास आ जाते हैं। नेटवर्क लेयर है ट्रांसमिशन लेयर, जिसमें मिडिल वेयर है, जिसमें कि हमारे ब्लूटूथ, ZigBee, 4G, 5G और सेलुलर डाटा वगैरह आ जाते हैं, जिससे कि डाटा कम्युनिकेट कर सके। और ये कम्युनिकेट चैनल है, और ये डाटा को ट्रांसमिट कराता है डिवाइस से सर्वर के बीच, या क्लाउड से बीच, या डिवाइस से डिवाइस के बीच में। ठीक है, जैसे स्मार्ट वॉच सेंड करे हेल्थ डाटा को क्लाउड सर्वर पर यूजिंग योर फोन का इंटरनेट। एप्लीकेशन लेयर जो टॉप लेयर है और प्रोवाइड कराती है सर्विस टू द यूजर, और ये सॉफ्टवेयर और ऐप इसमें आते हैं जो डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट्स को और डिसीजन को लेते हैं, डिसीजन लेने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको अपने घर का लॉक खोलना है रिमोटली, तो आपके फ़ोन पे आएगा कि आपको लॉक खोलना है कि नहीं। अगर आपको खोलना होगा तो आप इजीली अपने फ़ोन से भी खोल सकते हो। तो ये स्मार्ट उसमें डिसीजन मैनुअली भी ले सकते हैं और ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं डिसीजन। ठीक है, सो कुछ कभी कभार 5 लेयर भी पढ़ाते हैं, लेकिन 5 लेयर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे लिए केवल 4 लेयर ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT की, और फिजिकल डिजाइन में हमारे पास कुछ इस तरीके से आते हैं। ठीक है, फिजिकल डिजाइन के बाद हम लॉजिकल डिजाइन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। फिजिकल डिजाइन में आते हैं हमारे सेंसर, एक्चुएटर, एम्बेडेड सिस्टम, यानी सारे की सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स। फिजिकल डिजाइन IoT का रेफर करता है एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को और डिवाइसेस को। डिवाइसेस, जो भी डिवाइस IoT सिस्टम में लगे होंगे, वो सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को रेफर करता है फिजिकल डिजाइन। ये हमारे जो IoT में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो वो उस थिंग्स को ही रेफर करता है फिजिकल डिजाइन, और उसी के बारे में होता है। जैसे कि सेंसर डिवाइसेस कैसे कनेक्ट और कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब डिसाइड करता है फिजिकल डिजाइन। कंपोनेंट्स क्या है फिजिकल डिजाइन में? डिवाइसेस हैं IoT की और कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स हैं। डिवाइसेस में हमारे पास सेंसर्स हैं। सेंसर हमारे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट सेंसर, ये सभी सेंसर्स हैं जो फिजिकल डाटा को कलेक्ट करेंगे। और एक्चुएटर्स हैं जो एक्चुअल काम को परफॉर्म करेंगे, जैसे कि जैसे टर्न करना मोटर को, ऑन करना, एडजस्टिंग करना बाल्ब को, और साउंडिंग एंड अलार्म। अब बता दूं कि सेंसर जो है डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुएटर एक्चुअल काम को कर सकते हैं। एक्चुएटर एक्चुअली काम को करते हैं। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम की बात करेंगे, स्मॉल कंप्यूटर जो कि इनसाइड डिवाइसेस के अंदर लगे होंगे, और प्रोसेसर, सेंसर, डाटा एंड कंट्रोल एक्चुएटर। ऐसे हमारी स्मार्ट वॉच में अगर हमारी डिस्प्ले भी लगी है ना, तो वो भी हमारी एम्बेडेड सिस्टम में आएगी, जिसमें कि कोई भी कंप्यूटर अगर हमारा लगा है IoT सिस्टम में, तो वो सभी भी आएगा। ठीक है, सो
सारे हार्डवेयर आएंगे IoT डिवाइसेस में। नेक्स्ट बात करेंगे कनेक्टिविटी मॉड्यूल, यानी वो डिवाइसेस कैसे कनेक्ट है, वो कनेक्ट होंगे हमारे वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी से। वाईफाई हमारा कॉमन वही हो, लिमिटेड रेंज होती है वाईफाई की, और कॉमन है स्मार्ट होम्स में सबसे ज़्यादा वाईफाई का ही यूज़ किया जाता है। और ब्लूटूथ भी शॉर्ट रेंज होता है। फिटनेस बैंडविड्थ का यूज़ होता है। जिगबी लो पावर ऑप्शन है, स्मार्ट लाइटिंग और सिक्योरिटी में यूज़ होता है। सेलुलर डाटा यूज होता है मोबाइल IoT में, जैसे कि व्हीकल ट्रैकिंग में। और लोरा वैन फॉर लॉन्ग रेंज और लो पावर कम्युनिकेशन के लिए, जैसे एग्रीकल्चर सेंसर्स के लिए। पावर सोर्सेज की बात करेंगे तो कैसे उसे पावर मिलती है। पावर सोर्सेज की बात करेंगे, IoT डिवाइस एनर्जी टू ऑपरेट। IoT डिवाइस को एनर्जी चाहिए होती है ऑपरेट होने के लिए, जैसे कि बैटरी पावर या फिर सोलर पावर या बायोड पावर। अगर बैटरी पावर है तो बैटरी से मिलेगी, जो कि कॉमन है पोर्टेबल और रिमोट डिवाइसेस में बैटरी। सोलर पावर है तो आउटडोर यानी इको फ्रेंडली सेटअप है, सोलर से पावर मिलेगी। और वायर पावर है तो वायर्स के थ्रू एनर्जी जाएगी। माइक्रो कंट्रोलर्स की बात और प्रोसेसर की बात करेंगे। IoT डिवाइस में मल्टीपल माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर लगे रहते हैं। ये ब्रेन होते हैं IoT डिवाइसेस का, जो प्रोसेस करते हैं डाटा को सेंसर से लेने के बाद। इसमें आर्डिनो और रास्पबेरी पाई भी आते हैं, और आर्डिनो और रास्पबेरी पाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल साइज एंड फॉर्म फैक्टर की। IoT डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट वॉचेस स्मॉल होती हैं, लाइट वेट होती हैं, और इंडस्ट्रियल सेंसर में बी रस्ट एंड वाटर प्रूफ, यानी कि अलग अलग IoT डिवाइसेस की नीड के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर और उनका फिजिकल अपीयरेंस और उनका फैक्टर अलग अलग होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पूरे कंपोनेंट्स है, जिसमें हमारे IoT डिवाइस आते हैं फिजिकल डिज़ाइन में, कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स आते हैं, पावर सोर्सेज आते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं, और फिजिकल साइज और फॉर्म फैक्टर भी आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कैसे एक साथ काम करते हैं। सेंसर्स ने सॉइल मॉइस्चर डिटेक्ट किया, माइक्रो कंट्रोलर ने प्रोसेस किया, और अगर सॉइल ड्राई है तो सिग्नल गया एक्चुएटर के पास, एक्चुएटर ने वाटर पंप को ऑन कर दिया, और द सिस्टम यूजेस वाईफाई। ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, और इसे पावर भी मिली है सोलर पैनल से भी। तो ये सारे मिलकर इस तरीके से काम करते हैं। तो ये पूरा कंपोनेंट्स थे फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT के। इंश्योर करते हैं रिलायबल परफॉर्मेंस को रियल वर्ल्ड में, और एनर्जी एफिशिएंट है, कॉस्ट रिडक्शन करते हैं, स्केलेबल है, और रोबस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे थे फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT के। आप देख सकते हैं ये सारे IoT सेंसर, कनेक्टिविटी डिवाइसेस, IoT सर्विस प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम लॉजिकल डिज़ाइन इन IoT की। लॉजिकल डिज़ाइन रेफर्स करता है एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट को, कि ऑफ हाउ एन IoT सिस्टम वर्क्स, कैसे एक IoT सिस्टम वर्क करेगा। और कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन और लॉजिकल डिज़ाइन में बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत करना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन एक एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट है। ठीक है, सॉरी, लॉजिकल डिज़ाइन एक एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट है। ये फोकस करता है व्हाट द सिस्टम डज, कि क्या एक सिस्टम करेगा, और ये नहीं देखता कि हाउ इट्स फिजिकली बिल्ट, कि फिजिकली कैसे बना है, बस ये डिसाइड करेगा कि वॉट द सिस्टम डज, क्या सिस्टम करेगा। थिंक लाइक अ प्लानिंग ऑफ रूल्स। अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो उसको रूल्स पहले बना दो, एक्चुअल बोर्ड पीसेस बनाने से पहले। सपोज आप कोई गेम बना रहे हो, उसको बोर्ड पीसेस बनाने से पहले जब आप रूल बना लो, तो समझ लो आप ऐसे ही लॉजिकल डिज़ाइन है, मतलब लॉजिक्स के बेसिस पर ध्यान दोगे कि वो काम कैसे क्या करेगा। ठीक है, की कंपोनेंट्स की बात करेंगे। IoT लॉजिकल डिज़ाइन में 3 मेन पार्ट्स हैं, जिसमें है IoT का फंक्शनल ब्लॉक। ठीक है, IoT के फंक्शनल ब्लॉक में आते हैं डिवाइस, कम्युनिकेशन सर्विसेज, एप्लीकेशन मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मॉडल्स। ये आते हैं हमारे डिवाइस टू क्लाउड गेटवे और बैक एंड डाटा शेयरिंग, और IoT कम्युनिकेशन API। ये भी हमारे लॉजिकल डिज़ाइन में ही आते हैं। तो डिवाइस टू डिवाइस में जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होकर काम करे, जब डिवाइस टू क्लाउड, जब एक डिवाइस दूसरे क्लाउड से बात करे, और जब गेटवे से के थ्रू जाए, जब डिवाइस गेटवे के थ्रू जाए तब, और बैक एंड डाटा शेयरिंग मतलब कि जब डाटाबेस से डाटा जाए। IoT कम्युनिकेशन API का भी यहाँ यूज़ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज M2M? M2M मशीन टू मशीन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर मशीन डिवाइस विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। मशीन टू मशीन का सीधा सा मतलब है जब 2 या 2 से ज़्यादा मशीन आपस में बात करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली, तो हम उसे कहेंगे मशीन टू मशीन। मशीन टू मशीन यानी M2M अलाउ डिवाइसेस जैसे कि सेंसर, कंप्यूटर, मशीन्स को एक्सचेंज करने का इंफॉर्मेशन डायरेक्टली विद ईच अदर थ्रू आवर नेटवर्क।
एक नेटवर्क के थ्रू मल्टीपल मशीन एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वो M2M अलाउ करता है, मशीन टू मशीन अलाउ करती है, और काफ़ी सारे नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट होती है। वही इंटरनेट, वाईफाई और सेलुलर के साथ जब मल्टीपल मशीन एक दूसरे के साथ बात करें और डाटा को शेयर करें तो हम कहेंगे मशीन टू मशीन M2M। ठीक है, जैसे कि हमारे स्मार्ट होम में बात करेंगे, टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को, वो सिग्नल जाता है हमारे एयर कंडीशनर को, और एयर कंडीशनर AC हमारा टर्न ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसमें कि कोई भी ह्यूमन की नीड नहीं हुई। तो ये एग्जांपल है M2M का, जिसमें दो मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे इंटरनली वर्क करते हैं। सेंसर डिवाइसेस होते हैं, जैसे मशीन्स हमारी होती हैं, सेंसर्स, मीटर, कैमरा, जो कि फिजिकल डिवाइस, फिजिकल डाटा को कलेक्ट करती हैं। जैसे कि टेम्परेचर सेंसर ने रीड किया कि 32 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है। नेटवर्क कनेक्टिविटी वही है, हमारे वाईफाई, सेलुलर, ब्लूटूथ, जिगबी वगैरह के साथ कनेक्ट होंगे आपस में डिवाइसेस, या आपस में मशीन्स, और डाटा ट्रांसमिशन करेंगी, डाटा को ट्रांसमिट करेंगे, डायरेक्टली कर सकती हैं एक डिवाइस, जैसे कि अगर सेंसर है उसने AC को डायरेक्टली से डिवाइस डाटा भेज दिया, या फिर उसने किसी सेंट्रल सिस्टम के थ्रू डाटा भेजा, यानी एक मशीन फिर बीच में सेंट्रल सिस्टम फिर दूसरी मशीन, अगर इस तरीके से डाटा भेजा तो उसमें सर्वर और क्लाउड हो सकते हैं बीच में। तो ऐसे डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए भी M2M में दो तरीके हैं। डाटा प्रोसेसिंग की बात करेंगे, डाटा रिसीव करेगा, क्लाउड सर्वर तक पहुंचेगा, प्रोसेस होगा और डिसीजन बन जाएगा, या तो डायरेक्टली मशीन तक पहुंच जाएगा या तो क्लाउड सर्वर वगैरह के होते हुए पहुंचेगा। जैसे टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो AC ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। एक्शन की बात करेंगे, कमांड इज सेंड टू अनदर डिवाइस के पास जाएगा, कमांड यानी एक्चुएटर के पास, और एक्चुएटर ही एक्चुअल काम करेगा, और AC रिसीव करेगा सिग्नल को और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आर्किटेक्चर की बात करेंगे M2M की, सेंसर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क, डाटा प्रोसेसिंग, क्लाउड सर्वर, आउटपुट, एक्चुएटर, अदर डिवाइसेस। सेंसर डिवाइसेस कलेक्ट करेंगे डाटा को, कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी वगैरह, और डाटा प्रोसेसिंग होगी या तो क्लाउड सर्वर में डायरेक्टली, ये, और फिर आउटपुट प्रोड्यूस होगा, एक्चुएटर परफॉर्म करा सकता है, या फिर अदर डिवाइसेस जो दूसरे डिवाइस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक मशीन जब दूसरी मशीन से बात करें तो हम कह सकते हैं वो M2M है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं M2M और IoT के बीच का डिफरेंस। M2M बहुत छोटा होता है, लेकिन IoT में मल्टीपल मशीन्स भी होती हैं, ह्यूमन भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और हम कहेंगे कि IoT मिलकर बना है M2M, इंटरनेट, क्लाउड, एनालिटिक्स और एप्लीकेशन, यानी मल्टीपल चीज़ों से मिलकर एक IoT सिस्टम बना है। लेकिन अब एक IoT में मल्टीपल M2M हो सकते हैं, लेकिन M2M में मल्टीपल IoT नहीं हो सकते, क्योंकि IoT बहुत बड़ा डिवाइसेस का नेटवर्क है, मल्टीपल डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट है, लेकिन M2M में कुछ ही डिवाइस कनेक्ट होते हैं, 2 और मोर, 3, 4, 5 इस तरीके से। लेकिन IoT में तो मिलियन बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए IoT बहुत बड़ा है और M2M छोटा है। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं आप, स्मार्ट होम है, स्मार्ट मीटरिंग है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर जैसे काफ़ी सारे काम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन IoT एंड M2M। M2M और IoT में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच में, M2M में बिना किसी ह्यूमन हेल्प के। ठीक है, तो हम मशीन एक्सचेंज करती है डाटा को या तो वायरलेस या फिर वायर्ड तरीके से। ठीक है, वायर्ड तरीके से करेंगी और वायरलेस करेंगी तो वही ब्लूटूथ, वाईफाई, जिगबी का यूज़ करेंगी। टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट करेगा हाई टेम्परेचर, सिग्नल ले जाएगा AC के पास, AC ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी IoT क्या है? IoT तो आपको पता ही है, अपने आप इसमें ह्यूमंस भी आते हैं, डिवाइसेस आते हैं, प्रोटोकॉल्स आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, क्लाउड स्टोरेज, ऐप, डाटा एनालिटिक्स से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके होम AC, लाइट्स और फैन यूजिंग स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और आप कहीं से भी उसे कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हो। तो ये था M2M और IoT। M2M छोटा है और IoT बहुत बड़ा डिवाइस का नेटवर्क, इसमें ह्यूमन भी आते हैं, डिवाइस आते हैं, सिस्टम, प्रोटोकॉल सब कुछ आता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये भी आप समझ सकते हैं, और इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, M2M एक फाउंडेशन है IoT का,
और IoT बहुत बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन M2M बहुत सिंपल है। इसमें कि इंटरनेट, क्लाउड और डाटा एनालिटिक्स भी आते हैं हमारे IoT में, लेकिन M2M में तो केवल मशीन आती है और उनके प्रोटोकॉल्स आते हैं, वो उनके जो भी कम्युनिकेशन मीडियम है वो आते हैं। बस इतना ही है हमारे M2M में और IoT में। ठीक है, और यहाँ पर वही नेट, अब बात करेंगे हम दो डिफरेंट चीज़ों की। अब एक बात कर रहे हो कि हमारे IoT में काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। मैनेज करना और उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सारे के सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और कभी कभार ये डिफ़िकल्ट हो जाता है और कभी कभार ट्रैफिक भी हो जाता है, सिग्नल्स डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, डिवाइसेस को भी मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास आए हैं दो सुपर हीरो, जिसका नाम है SDN और NFV। ये SDN और NFV आए हैं ताकि ये जब मल्टीपल बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं, इन्हें हम इजीली कनेक्ट कर सकें और इन्हें मैनेज कर सकें, इसलिए ये आए हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं SDN को, जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। अब SDN क्या है? ये एक मॉडर्न वे है मैनेज करने का और कंट्रोल करने का कंप्यूटर को नेटवर्क्स पर, और ये हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। मतलब जहाँ जहाँ हम पहले हार्डवेयर यूज़ कर रहे थे, अब वो सारा काम हम सॉफ्टवेयर के साथ करवाएंगे। यानी ट्रेडिशनली जो काम राउटर करता था और जो काम स्विच करता था, और उन्हें हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, लेकिन वो काम अब यहाँ SDN कराएगा। और द कंट्रोल इज डन सेंट्रली थ्रू सॉफ्टवेयर, और सारा कंट्रोल एक जगह से हो सकता है, सेंट्रली हो सकता है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। यानी हमारे बहुत सारे मल्टीपल IoT डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं किसी भी नेटवर्क में। तो मल्टीपल IoT डिवाइसेस कनेक्ट होने के साथ साथ उन्हें कंट्रोल करना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे राउटर और स्विचेस, राउटिंग का काम करता था, यानी एक सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच करेक्ट रूट को चुनकर डाटा को सेंड कराता था, और स्विचेस भी डाटा को सेंड कराते थे करेक्ट डेस्टिनेशन तक। तो हम ये सारा काम पहले मैनुअली करना पड़ता था, यानी इन्हें कॉन्फ़िगर करने का काम मैनुअली करना पड़ता था। कभी कभार हार्डवेयर कभी ख़राब भी हो सकते थे, तो इससे भी हमारे पूरे IoT पर इफ़ेक्ट पड़ता था। तो हम चाहते थे कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर दे। तो इसलिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आई, जिसमें कि उन्होंने अपने ये सारे राउटर्स और स्विचेस जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेंज करके सॉफ्टवेयर से काम कराना शुरू कर दिया, जिसमें कि अब ये हार्डवेयर का यूज़ नहीं करेंगे, एक्चुअल राउटर और एक्चुअल स्विचेस का यूज़ ना करते हुए वर्चुअल स्विच और वर्चुअल राउटर्स का यूज़ करेंगे, और इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी एक स्क्रीन से सेंट्रली, और इसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। यानी एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें वर्चुअल राउटर स्विचेस होंगे और उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कैसे काम करता है। कैसे काम करता है कि SDN सेपरेट करता है नेटवर्क इनटू टू पार्ट्स। SDN सेपरेट करता है नेटवर्क को दो पार्टों में, एक होता है कंट्रोल प्लेन, एक होता है डाटा प्लेन। अब कंट्रोल प्लेन ये डिसाइड करता है कि वेयर डाटा शुड गो, कि कहाँ पर डाटा जाएगा, लेकिन कहाँ पर डाटा एक्चुअली कैसे पहुँचेगा और एक्चुअल पहुँचाने का काम करेगा डाटा प्लेन। यानी जो SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है, वो दो तरीके से सेपरेट करता है नेटवर्क को, एक कंट्रोल प्लेन और एक डाटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन डिसाइड करेगा कि कहाँ पर डाटा जाएगा, और डाटा प्लेन एक्चुअल में उस डाटा को पहुँचाने का काम करेगा। तो SDN में जो कंट्रोल प्लेन है इज मूव टू अ सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंट्रोलर, और जो कंट्रोल प्लेन है वो मूव करेगा सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंट्रोलर की तरफ, जो कि एक ब्रेन है और जो कंट्रोल करेगा पूरे के पूरे नेटवर्क को इजीली। ठीक है, तो कंट्रोल प्लेन है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन देने वाला एक इंसान है, जिसे हम इंसान नहीं मतलब एक सॉफ्टवेयर है, जो कि वो सॉफ्टवेयर सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंट्रोलर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे 100 IoT डिवाइसेस हैं किसी स्मार्ट सिटी में, और आपको हर एक को मैनुअली चेंज करना, उनकी सेटिंग को बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का SDN का यूज़ कर सकते हो, और सारे डिवाइसेस को एक ही डैशबोर्ड से, एक ही स्क्रीन से, एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हो।
एसडीएन ने आपको क्या दिया? एसडीएन ने आपको सेंट्रलाइज कंट्रोल दिया, मैनेज कर सकते हैं ऑल आईओटी डिवाइसेस को केवल एक ही जगह से, फ्लेक्सिबिलिटी भी दी, यू कैन चेंज नेटवर्क सेटिंग क्विकली थ्रू सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके आप इजीली चेंज कर सकते हो सेटिंग, स्केलेबिलिटी भी दी, इजीली आप ऐड कर सकते हो नए आईओटी डिवाइसेस को, और सिक्योरिटी भी दी क्योंकि डिटेक्ट और कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं सस्पिशियस ट्रैफिक को ईजिली। ठीक है, तो इस तरीके से है IoT सेंड्स ट्रैफिक डाटा। सबसे पहले IoT सेंड करेगा कि डाटा में ट्रैफिक है, SDN रिसीव करेगा उस डाटा को IoT में से और वो जाएगा SDN कंट्रोल प्रोसेस ट्रैफिक डाटा के पास और वो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करेगा और वहाँ पर लगा देगा SDN राउटर डिवाइस करेगा कस्टमाइजेबल ट्रैफिक डाटा को और फिर यहाँ पर वर्चुअल राउटर लगाएंगे, मतलब SDN वर्चुअलाइजेशन नहीं होता, सॉरी यहाँ पर राउटर और स्विचेस का वर्चुअलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ राउटर और स्विचेस को सॉफ्टवेयर के साथ जो मैनुअली उनकी सेटिंग चेंज करनी पड़ रही थी, तो हम यहाँ पर राउटर और स्विचेस की सेटिंग मैनुअली चेंज नहीं करते हुए हम उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर की हेल्प से। राउटर सेंड करेगा पैकेट्स के फॉर्म में नेटवर्क पे डाटा और ट्रैफिक डाटा गोइंग बैक टू IoT नेटवर्क। तो इस तरीके से हमारा काम करता है SDN, जिसमें SDN का सीधा काम है जो हमें मैनुअली राउटर स्विचेस वगैरह नेटवर्क डिवाइसेस को मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता, मैनुअली चेंज करनी पड़ती थी उनकी सेटिंग, इसकी जगह पे हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से उनकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप वर्किंग समझते हैं। तो 3 लेयर में काम होता है SDN में। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, कंट्रोल लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, जिसे हम डाटा लेयर भी कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर टॉप लेयर होती है जो कि एप्लीकेशंस होते हैं रन करते हैं। दिस प्रोग्राम टेल करते हैं कि वॉट टू डू, क्या करना है, ये डैशबोर्ड को बताते हैं कि क्या करना है, जैसे कि आपको ट्रैफिक मॉनिटर करने हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऐप और लोड बैलेंसिंग ऐप जैसे काफ़ी सारे ऐप आते हैं। जो एप्लीकेशंस डोंट डायरेक्टली कंट्रोल द हार्डवेयर, और ये एप्लीकेशन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते हार्डवेयर को, बल्कि ये टॉक करते हैं SDN कंट्रोलर के पास और एक API के थ्रू। API होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है API, जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का, दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर में हमारे ऐप होते हैं जैसे ट्रैफिक मॉनिटरिंग ऐप, सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऐप, ऐसे डिफरेंट ऐप होते हैं और इस ऐप से हम डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते, हम पहले SDN के पास जाएंगे। SDN एक API का यूज करता है और कम्युनिकेट करता है। एप्लीकेशन लेयर सिर्फ ये बताती है व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोल लेयर की। इसे बोलते हैं SDN कंट्रोलर। यहाँ होता है, ये बिल्कुल ब्रेन सिस्टम है SDN का। ये मिडिल लेयर है जो कंट्रोल करती है पूरे नेटवर्क को एक सॉफ्टवेयर से। ये डिसाइड करती है कि कैसे, कहाँ डाटा फ्लो होगा, विच पाथ शुड बी यूज्ड, कौन सा पाथ चुना जाएगा और कैसे ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा। ये कंट्रोल करती है और टॉक करती है एप्लीकेशन के साथ और नॉर्थ बाउंड API की हेल्प से और नेटवर्क डिवाइसेस के साथ साउथ बाउंड API की मदद से। ठीक है, तो यानी कि SDN है कंट्रोलर है, पूरे के पूरे डिवाइस नेटवर्क को कंट्रोल करेगा और राउटर स्विचेस के सारे काम को एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बीच में यहाँ पर हमारा होता है एक SDN कंट्रोल लेयर, जिसमें SDN होता है, वो ब्रेन होता है, वो सबको देखता है और फिर हम एप्लीकेशन से और उस कंट्रोल लेयर से करने के लिए, बात कराने के लिए नॉर्थ बाउंड API का यूज़ करेंगे और कंट्रोल लेयर और डाटा लेयर से बात कराने के लिए हम साउथ बाउंड API का यूज़ करेंगे। तो यानी हर एक को कंट्रोल लेयर से बात करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लेयर जो ऊपर वाली है, डाटा लेयर जो नीचे वाली है और बीच में कंट्रोल लेयर। यहाँ SDN है इसलिए सबको कंट्रोल लेयर से बात करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन लेयर और कंट्रोल लेयर के बीच बात कराने के लिए यूज़ होगा नॉर्थ बाउंड API और कंट्रोल लेयर और डाटा लेयर के बीच बात कराने के लिए यूज़ होगा साउथ बाउंड API। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है। मोस्ट कॉमन साउथ बाउंड API है जो कि यूज़ किया जाता है ओपन फ्लो के लिए, जो कि कम्युनिकेट कराता है स्विचेस और राउटर से। ठीक है, कंट्रोल लेयर हाउ शुड बी डन, कैसे इसे करना चाहिए।
ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डाटा लेयर, ये बॉटम लेयर है जो फिजिकल और वर्चुअल डिवाइसेस यहाँ होते हैं, जैसे स्विचेस, हब्स वगैरह होते हैं, और ये डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ से डिसीजन नहीं ले सकते, तो दे जस्ट बैक फॉरवर्ड बैक बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोलर, और बस ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं कंट्रोल लेयर का, एसडीएन कंट्रोलर का, उसके बेसिस पे काम करते हैं। ये नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन एसडीएन के पास ही पहुंचाते हैं, और एसडीएन ही है जो सारे काम को मेंटेन करता है। यानी अगर एप्लीकेशन को कुछ काम, एप्लीकेशन लेयर से हमें कुछ काम कराना है डाटा लिंक लेयर पे, तो हम काम कराएंगे विद हेल्प ऑफ कंट्रोल लेयर और एसडीएन जहाँ पर है। और अगर डाटा लेयर को कुछ नोटिफिकेशन सेंड करना है एप्लीकेशन लेयर पे, तो वो भी एसडीएन की हेल्प से ही होगा, जो कंट्रोल लेयर में। ठीक है, जो एक्चुअली काम है वो इस डाटा लेयर में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में होता है। ठीक है, देखो जिस तरीके से हमारा फ्लो होता है, जैसे एप्लीकेशन लेयर से सेंड किया रिक्वेस्ट कि आई नीड हाई सिक्योरिटी फॉर दिस नेटवर्क, के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी चाहिए। कंट्रोल लेयर बोलेगी हाँ ठीक है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ रूल को, और अननोन ट्रैफिक को हम फायरवॉल के थ्रू गुजारेंगे। ठीक है, कंट्रोल लेयर सेंड करेगा इंस्ट्रक्शंस को स्विचेस के साथ यूजिंग ओपन फ्लो प्रोटोकॉल का यूज़ करके। स्विचेस जहाँ डाटा लेयर में हैं वो फॉलो करेंगे रूल को और फॉरवर्ड करेंगे पैकेट को, जिस भी रूट को डिसाइड किया है कंट्रोल लेयर ने। फीडबैक जाएगा, डिवाइस सेंड बैक परफॉर्मेंस डाटा टू द कंट्रोलर के पास दोबारा भेजेंगे, द कंट्रोल अपडेट करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को ऐप पे बताएगा, यानी डिवाइसेस फिर से बताएंगे कि क्या सिचुएशन है एक्चुअल में। तो इस तरीके से हमारा होता है, और ये पूरी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएफवी यानी नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन का। तो एसडीएन में तो जो एक्चुअल फिजिकल डिवाइसेस थे, उन फिजिकल डिवाइसेस को हम मैनुअली की जगह सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन में अब हम उन फिजिकल डिवाइसेस को भी हटा देते हैं, रिप्लेस करेंगे, और हम यूज़ करेंगे वर्चुअल डिवाइसेस को यानी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को। जैसे हम पहले यूज़ कर रहे थे फिजिकल डिवाइसेस को, अब उन्हें चेंज करके अब हम बनाएंगे सॉफ्टवेयर बेस यानी सॉफ्टवेयर वर्चुअल फायरवॉल, राउटर और लोड बैलेंसर का यूज़ करेंगे, और ये रन हो सकते हैं नॉर्मल सर्वर्स पर भी। इंस्टेड ऑफ नए नए हार्डवेयर को खरीदने की जगह हम एक वर्चुअल डिवाइसेस को बनाएंगे, वर्चुअल नेटवर्क फंक्शंस बनाएंगे, और ये चल सकते हैं कंप्यूटर और क्लाउड पर। ठीक है, एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे कि हम पहले यूज़ करते थे, एसडीएन में भी हमने यूज़ किया है कि फिजिकल, तो सबसे पहले डिफरेंस देख लो एसडीएन में और एनएफपी में। कि एसडीएन में हम जो असली फिजिकल डिवाइसेस थे उन्हें मैन्युअली की जगह सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन एनएफपी में हम उन डिवाइसेस को ही रिप्लेस करके वर्चुअल डिवाइसेस यानी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में डिवाइसेस का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम पहले फिजिकल राउटर का यूज़ करते थे, तो अब हम फिजिकल की जगह सॉफ्टवेयर बेस्ड यानी वर्चुअल राउटर का यूज़ करेंगे। पहले हम फिजिकल फायरवॉल की जगह अब हम वर्चुअल का यूज़ करेंगे, यानी सबका सॉफ्टवेयर की फॉर्म में यूज़ करेंगे। एनएफवी में सारे के सारे सॉफ्टवेयर की फॉर्म में एक सर्वर पर चल सकते हैं, जैसे कि हमारी बार बार हार्डवेयर को बदलने के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ते और कॉस्ट भी कम होती है, लो कॉस्ट है, हमें नहीं है ज़रूरत बाई करने की एक्सपेंसिव हार्डवेयर को। फास्टर डिप्लॉयमेंट हो सकता है, आप इजीली अपडेट कर सकते हो नेटवर्क फंक्शन को क्विकली। ईजियर मेंटेनेंस है, सॉफ्टवेयर अपडेट फिक्स होती हैं और इम्प्रूव करती हैं फंक्शन को। बेटर स्केलेबिलिटी, बहुत सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से एनएफवी के कंपोनेंट्स होते हैं वीएनएफ वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है नेटवर्क फंक्शन का, जो कि बिल्कुल है वर्चुअल फायरवॉल और वर्चुअल राउटर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन, यानी वर्चुअल राउटर, वर्चुअल रोल स्विचेस वगैरह हमारे वीएनएफ में ही आएंगे। एनएफवीआई नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फिजिकल सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज और नेटवर्क वेयर वीएनएफ रन, जहाँ पर वीएनएफ रन होंगे ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एनएफवी, जहाँ पर भी ये वर्चुअल डिवाइसेस रन होंगे। एक होता है मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन एमईएनओ, जो कि ब्रेन होता है एनएफवी का, जो मैनेज करता है बीएनएफ को और उनके रिसोर्सेज को भी। एमईएनओ भी डिवाइड होता है 3 सब पार्ट्स में। एनएफवी ऑर्केस्ट्रेटर, जो कि प्लेन है, जो कंट्रोल करेगा पूरे के पूरे सर्वर को। बीएनएफएम, जो बीएनएफ मैनेजर है, जो मैनेज करेगा लाइफ साइकिल ऑफ बीएनएफ को, जैसे कि
क्रिएट, कॉन्फ़िगर और स्केलेबिलिटी ऐसे। बीआईएम है जो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर में है, जो एलोकेट करेगा सीपीयू मेमोरी को और रिसोर्सेज को ताकि वीएनएफ इजीली रन हो सके। ठीक है, तो वीएनएफ मतलब जो वर्चुअल डिवाइसेस हैं वो। इंटरनेट वर्किंग कुछ इस तरीके से, सर्विस जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी स्टेप 1 में और नेटवर्क ऑपरेट करेगा, एप्लीकेशन सेंड करेगा रिक्वेस्ट को कि हमें एक वर्चुअल फायरवॉल और एक लोड बैलेंस की ज़रूरत है हमारे आईओटी सिस्टम के पास। ये रिक्वेस्ट जाएगी एनएफवी ऑर्केस्ट्रेटर के पास, जो कि एनएफवीओ MENO के अंदर है। एनएफवी ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन करेगा सर्विस, एनएफवी रीड करेगा सर्विस डिस्क्रिप्टर को, एक फाइल डिफाइन करेगा, बीएनएफ रीड करेंगे इन व्हाट ऑर्डर, कौन से रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी हमें इस वीएनएफ को चलाने के लिए और क्या क्या रिसोर्स चाहिए होंगे। इट डिसाइड करेगा कि वेयर ईच बीएनएफ शुड रन, कहाँ पर बीएनएफ रन होंगे और कैसे ये कनेक्ट करेंगे। और एनएफवी बिल्कुल प्लानर की जगह जो ब्लूप्रिंट बनाएगा ताकि वर्चुअल नेटवर्क चल सके। एलोकेट करेगा रिसोर्सेज को, ठीक है। फिर इंस्टेंशिएट करेगा बीएनएफ, ठीक है। सॉफ्टवेयर बीएनएफ बीएमएस कंटेनर्स आर रेडी, बीएनएफ इंस्टॉल करेगा, स्टेटस करेगा बीएनएफ सॉफ्टवेयर इमेजेस को लाइक वर्चुअल फायरवॉल को। सर्विस वर्चुअल फायरवॉल लोड होंगे और इसके सिक्योरिटी रूल्स भी लोड होंगे। सर्विस चेनिंग होगी यानी सेंसर वर्चुअल लोडर राउटर वर्चुअल फायरवॉल वर्चुअल लोड बैलेंसर, ये सभी जाएंगे एप्लीकेशन सर्वर पर और डाटा फ्लो होगा स्मूथली, सारा का सारा बीएनएफ एक सीक्वेंस में ही चलेंगे। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग होगी कि ऑल दिस प्रोसेस हैप इन सॉफ्टवेयर ऑन जनरल पर्पस सर्वर्स के लिए, कि कौन से डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करेगा वर्चुअल राउटर, वर्चुअल फायरवॉल किस ट्रैफिक को अनसेफ डिक्लेयर करेगा, लोड बैलेंसर किस उस मल्टीपल रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करेगा, ऐसे सब कुछ मॉनिटरिंग की जाएगी और सेल्फ हीलिंग भी करी जाएगी अगर कहीं ना कहीं ये वर्चुअल फंक्शंस भी बीएनएफवी अगर कहीं ना कहीं क्रैश करते हैं तो कैसे उन्हें हम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे उनका जीरो डाउन टाइम कर सकते हैं। ठीक है, अपडेटिंग और टर्मिनेशन का काम भी पूरी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा काम होता है। रिक्वेस्ट, ऑर्केस्ट्रेटर, एलोकेट रिसोर्सेज, इंस्टेंस वीएनएफ, कनेक्ट एंड चेंज, रन टाइम, मॉनिटर एंड स्केल, सेल्फ हीलिंग, इस तरीके से। नेक्स्ट बात करेंगे हम एसडीएन और एनएफपी को कुछ इस तरीके से कि एसडीएन में तो हम केवल जो ओरिजिनल फिजिकल ऑब्जेक्ट है उनको चेंज करके एनएफपी उन्हें चेंज कर जो फिजिकल ऑब्जेक्ट थे उन्हें हम मैनुअली करते थे, अब मैनुअल की जगह हम सॉफ्टवेयर से करेंगे और एनएफपी में हम उन फिजिकल ऑब्जेक्ट को ही रिप्लेस करके वर्चुअली ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। ठीक है, अब करेंगे डाटा स्टोरेज इन आईओटी। आईओटी में डाटा स्टोरेज हमारे होते हैं सेंसर, स्मार्ट वॉचेस, ऐसे काफ़ी सारे डिवाइसेस कलेक्ट करते रहते हैं डाटा को एनवायरनमेंट से और बहुत बहुत सारा डाटा भेजते रहते हैं। तो इस डाटा को स्टोर करना सेफली बहुत बड़ा टास्क है, प्रोसेस करना, एनालाइज करना ताकि डिसीजन अच्छे से ले सकें, बहुत बड़ा टास्क है। तो इन्हीं को हम सेव करेंगे। ये डाटा कैसे सेव होगा और कैसे हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर रूम का डिटेक्ट करता है अगर कोई सेंसर, तो पल पल पे बहुत सारा डाटा भेजता जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो डाटा स्टोरेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाटा को एनालिसिस करना पड़ता है, फ्यूचर में भी रियल टाइम एक्शंस भी लेने के लिए भी डाटा को स्टोर करना पड़ता है, बैकअप के लिए भी, मशीन लर्निंग के लिए भी, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के भी डाटा को स्टोर करना पड़ता है। डाटा भी स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। जैसे नंबर और आईडी होते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्म में, इमेजेस वीडियोस होते हैं वो अनस्ट्रक्चर फॉर्म में, सेमी स्ट्रक्चर यानी JSON फाइल और XML फाइल अनस्ट्रक्चर फॉर्म में। डाटा स्टोरेज आर्किटेक्चर की बात करेंगे, डाटा सबसे पहले एज लेयर में होता है, नेटवर्क लेयर और क्लाउड और लोकल लेयर। तो आईओटी डिवाइस सेंसर कलेक्ट करते हैं रॉ डाटा को, यानी जैसे कि टेम्परेचर डिटेक्ट किया कितना है, डाटा ट्रांसमिशन होगा नेटवर्क लेयर पे यानी गेटवे से क्लाउड की तरफ जाएगा यूजिंग वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डाटा। डाटा स्टोरेज होगी, डाटा स्टोरेज कहाँ होगी, लोकल स्टोरेज पे या क्लाउड स्टोरेज पे। लोकल स्टोरेज पे हो रही है तो नियर बाई कंप्यूटर पे हो रही है, माइक्रो कंट्रोलर पे होगी और गेटवे पे होगी। और क्लाउड स्टोरेज पे हो रही है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक बहुत ज़्यादा डाटा है तो हम क्लाउड स्टोरेज पे करवाएंगे, जैसे कि क्लाउड, गूगल क्लाउड, AWS और एजोर पे। डाटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस होगी एप्लीकेशन लेयर पे, उस डाटा के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। अब टाइप्स ऑफ आईओटी डिवाइसेस के डाटा स्टोरेज की बात करें, क्लाउड स्टोरेज बहुत दूर होती है, इंटरनेट की हेल्प से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। और
AWS IoT कोर, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये कॉस्टली भी होती है क्योंकि बहुत सारा डाटा कलेक्ट होती है और रिमोटली कलेक्ट करती है। एज स्टोरेज ये डाटा के थोड़े से पास होती है। एक गेटवे और एज नोड इसका एग्जांपल हो सकते हैं, यूज कर सकते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए हम रिक्वायर करते हैं। फास्टर रेस्पॉन्स देखती है, वर्क कर सकती है बिना इंटरनेट के भी, लेकिन लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी आपको प्रोवाइड कराती है। फॉग स्टोरेज एक मिडल वेयर है क्लाउड और एज के बीच की, जो कि पार्टली स्टोर करती है, प्रोसेस करती है लोकली डाटा को, जैसे राउटर, स्विचेस और फॉग नोड्स वगैरह। और बैलेंसेस स्पीड स्टोरेज, स्पीड बैलेंस होती है, रिड्यूस करती है क्लाउड कॉस्ट को। ठीक है, डाटाबेसेस मल्टीपल आए होते हैं, जैसे SQL और नो SQL यानी रिलेशनल डाटाबेस, और नो SQL यानी रिलेशनल नहीं हो जैसे वो डाटाबेस। तो इस तरीके से एग्जांपल देख सकते हैं आप। बात करेंगे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की। क्लाउड कंप्यूटिंग जिसे हम कहते हैं, गूगल क्लाउड, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, प्रोसेस करते हैं डाटा को, IoT डिवाइसेस से मिले हुए डाटा को। IoT डिवाइस कलेक्ट करता है डाटा को, सेंड करता है क्लाउड को, क्लाउड स्टोर करता है, एनालिसिस करता है और देन वो गिव करता है यूजफुल रिजल्ट को बैक करता है, डिवाइस को देता है। वाई क्लाउड इज यूज क्यों करते हैं कि क्लाउड पर चाहते हैं बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस पावर होती है, इजी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, रियल टाइम डाटा हैंडलिंग प्रोवाइड करते हैं। डाटा कलेक्शन होता है डिवाइसेस से, मल्टीपल सेंसर्स, नोड सेंसर और लाइट स्मार्ट होम सिस्टम वगैरह डाटा शेयर सेंड करते हैं, ट्रांसमिट होता है किसी ना किसी इंटरनेट वगैरह के थ्रू। क्लाउड स्टोरेज पे जाता है डाटा, डाटा प्रोसेसिंग होता है क्लाउड स्टोरेज पे और उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है और फिर उस एक्शन को, आउटपुट को दिया जाता है डिवाइस को द्वारा। ठीक है, पॉपुलर IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म है अमेजॉन वेब सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर IoT, गूगल क्लाउड IoT, IBM वेस्टर्न IoT प्लेटफॉर्म। IoT क्लाउड बेस्ड सर्विसेज स्केलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सेसिबल है, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती हैं। वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, क्योंकि IoT में मल्टीपल सेट, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कैसे मल्टीपल डिवाइस IoT के सिस्टम में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये डाटा को सेंड और रिसीव करने के बीच के लिए काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि अच्छे से कम्युनिकेट कर सके डिवाइसेस। वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स हैं जो IT डिवाइस, सर्वर और एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ विद ईच थ्रो द वेब की हेल्प से। तो हम इस तरीके से वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो रूल्स हैं जो डिसाइड करेंगे कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं डिवाइसेस एक वेब के थ्रू। ठीक है, IoT क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि IoT डिवाइस बहुत सारे हैं और सारे अलग अलग मैन्युफैक्चर से बने हुए हैं, सारे अलग अलग रूल्स को फॉलो करेंगे अगर बात करने के लिए, तो कैसे एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकेंगे। अगर हम कॉमन प्रोटोकॉल का यूज करेंगे तो वो सब एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि सारे के सारे डिवाइस एक ही भाषा को बोलें, एक ही लैंग्वेज को फॉलो करें। ठीक है, जो लैंग्वेज डिफाइन करेगी प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करेंगी। ठीक है, जैसे हमारे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हमारे होते हैं, जैसे कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेब प्रोटोकॉल है जो कि वेबसाइट में यूज होता है, जिसकी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल पे काम करता है। यूजर सेंड करता है रिक्वेस्ट को और वो जाती है सर्वर पर, सर्वर उस रिक्वेस्ट पर कुछ प्रोसेसिंग करता है और वो उसका रिजल्ट वापस कर देता है, रेस्पॉन्स बैक करता है यूजर को। ठीक है, तो इस तरीके से होता है और इसके भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स है कि सिंपल होता है, वाइडली सपोर्ट किया जाता है, हाई पावर और बैंडविड्थ का यूज करता है। HTTP या सिक्योर HTTP है यानी इसमें एक सिक्योर एक्स्ट्रा इंक्रिप्शन फैसिलिटी जो ज़्यादा इंक्रिप्शन के लिए SSL और TLS का यूज़ करता है ताकि डाटा हैकर से बचा रहे। और यहाँ पे सेंसिटिव डाटा हमें बेचना होता है, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि कैमरा की फीड्स या बैंकिंग सिस्टम वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। MQTT मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट हमारा थर्ड प्रोटोकॉल है, जो लाइट वेट प्रोटोकॉल है जो डिजाइन करता है IoT लो पावर डिवाइसेस के लिए बेस्ट है। अब पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पे काम करता है, एक डिवाइस डाटा को पब्लिश करेगा, जैसे टेम्परेचर सेंसर ने पब्लिश कर दिया कि 28 डिग्री सेल्सियस डाटा है, अनदर डिवाइस उसे सब्सक्राइब करेगा और टू दैट डाटा रिसीव करेगा, उस डाटा को सब्सक्राइब करेगा, चुनेगा और डाटा को अपडेट कर देगा। तो टेम्परेचर सेंसर पब्लिश करेगा डाटा को और उसे दूसरा डिवाइस क्या कर लेगा, उसे दूसरा डिवाइस सब्सक्राइब कर लेगा। फास्ट है, लो डाटा यूजेस के लिए बेस्ट है, लेकिन नीड्स मैसेज ब्रोकर यानी मिडिल मैन सर्वर की जरूरत है। COAP यानी कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये स्मॉल और लो पावर IoT डिवाइसेस के लिए सही है। ये UDP का यूज करता है, यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल का यूज करता है TCP की जगह।
यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज़ करता है टीसीपी की, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की जगह ये यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, क्योंकि ये कनेक्शन लेस होता है यूडीपी, तो इसका यूज़ ये करता है और इसलिए फास्टर होता है, लाइट वेट होता है। और स्मार्ट लाइटिंग रिमोट सेंसर में इसका यूज़ होता है। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट सेंड करती है डाटा को सेंट्रल कंट्रोल तक यूजिंग द COAP। वेब सॉकेट बात करेंगे, यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगा, दो IoT बीच में 2 वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, इन दोनों ही डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एक साथ। जैसे स्मार्ट डोरबेल इंस्टेंटली सेंड करेगी वीडियो को मोबाइल पर, और मोबाइल सेंड करेगा कमांड को कि हाँ आप हमारे पहचान का व्यक्ति है, आप गेट खोल दो, इस तरीके से रियल टाइम डाटा आपको मिलेगा। वेब सॉकेट की हेल्प से स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है मैनेज करने के लिए कनेक्शन को। एडवांस्ड क्यूइंग मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल हमारा है AMQP, जो रिलायबल है, सिक्योर है, मैसेज डिलीवरी के लिए भी है, बिग IoT सिस्टम में और इंडस्ट्रियल IoT में हेल्प करता है, इंश्योर करता है डाटा मैसेज कोई लॉस्ट ना हो और मैसेज एकदम अच्छी जगह पहुंचे, सही जगह पहुंचे। इफ द नेटवर्क गोज डाउन टेम्परेरी नेटवर्क डाउन है तो अभी पहुंच जाए, तो ये इंश्योर करता है। जो फैक्ट्री मशीन और जो सेंड करती हैं स्टेटस रिपोर्ट्स को, वो AMQP का ही हेल्प करके सेंड करती है। तो ये हमारे सारे थे, आप इसको देख सकते हैं एक बार और पूरे कब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मैसेज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की। मैसेज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ये भी रूल्स और मेथड्स हैं, यूज करेंगे कनेक्टेड डिवाइस करेंगे, यानी मेथड जब 2 और मोर मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना हो, मैसेज भेजना हो, सेंड और रिसीव करना होगा मैसेज को, तो हम इन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करेंगे। बिल्कुल वैसा ही वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में जो हमने सारे प्रोटोकॉल पढ़े थे वही सारे प्रोटोकॉल्स में भी आते हैं, यानी मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री, ट्रांसपोर्ट, जो भी हमने जस्ट पढ़ा है। और COAP कस्टमर एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे वो वहाँ वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में काम कर रहे थे वही काम ही यहाँ पर भी कर रहे हैं। AMQP एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, और STTP और STTPS और वेब सॉकेट भी। तो इस तरीके से ये भी मैसेज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी सेम ही है जो वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम एक नए प्रोटोकॉल की, जो है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये डाटा को एक्सचेंज कराता है 2 और मोर डिवाइसेस के बीच में या फिर एप्लीकेशन के बीच में ओवर द इंटरनेट। ये सबसे इसकी मेन फीचर है कि XML फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है और स्टैंडर्डाइज है, वर्क कर सकता है HTTP, SMTP और TCP की हेल्प से भी, गुड है और सिक्योर भी है, और एंटरप्राइज लेवल के लिए कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है। कैसे काम करता है कि सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट बनाता है XML फॉर्मेट में, XML रिक्वेस्ट बनाता है, उसे रैप कर देता है SOAP एनवेलप में, और वो इस एनवेलप से कवर होके वो XML रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर, और उसे सर्वर पर पहुंचाने के लिए ये HTTP का यूज़ करता है, सर्वर से प्रोसेस करता है, उसे वापस से सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल के एनवेलप में ही कवर करके भेज देता है रेस्पॉन्स को। यानी XML फॉर्म में रिक्वेस्ट जाती है, लेकिन वो जाती है SOAP एनवेलप में कन्वर्ट करके और विद द हेल्प ऑफ HTTP। तो कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें थोड़े डाटा की चोरी होने की दिक्कत है, या फिर हमें मतलब कि जहाँ पर हमें डाटा को इंक्रिप्शन प्रोवाइड कराना है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में, बिलिंग सिस्टम्स में और लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट बात करेंगे हम REST यानी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर कीजिए। आर्किटेक्चर स्टाइल है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये भी HTTP का यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए, सिंपल है, लेकिन ये बहुत सारे फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जैसे XML, टेक्स्ट और HTML जैसे, और लाइट वेट है, फास्टर है, इजी टू इम्प्लीमेंट में, बेस्ट है मोबाइल ऐप और IoT सिस्टम्स के लिए भी। और HTTP के सारे मेथड्स का यूज़ करता है ये, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट जैसे। ठीक है, गेट अगर हमें टेम्परेचर चाहिए, सर्वर रिटर्न करेगा वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, एक प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन इसका भी काम है डाटा को ट्रांसफर करना। ठीक है, और ये हम पढ़े आए हैं। रेस्टफुल API की बात करेंगे हम। रेस्टफुल API एक API है जो डिज़ाइन किया गया है रेस्ट प्रिंसिपल्स पर। ये भी स्टेटलेस है, HTTP मेथड है स्टेटलेस है, और HTTP मेथड्स का यूज़ करता है रिसोर्सेज जैसे URI लिंक, सेंसर और टेम्परेचर जैसे डाटा मोस्टली JSON फाइल में ही जाता है। क्यों हमें रेस्टफुल API की यूज पड़ी IoT में, क्योंकि ये सिंपल है, लाइट वेट है, लो नेटवर्क यूजर्स के लिए भी बेस्ट है, वर्क कर सकता है सेंसर बेस्ड कम्युनिकेशन के साथ।
ठीक है। और वेब सॉकेट्स तो अब ये जस्ट हमने पढ़ा ही है, 2 वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। वेब सॉकेट्स का यूज़ कहाँ होता है? ऑनलाइन गेमिंग में, स्टॉक मार्केट अपडेट में, रियल IoT सिस्टम में। इंस्टेंट वेब डाटा, फास्ट कम्युनिकेशन, कंटिन्यूस के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रिंसिपल की। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रिंसिपल मतलब IoT डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है और कम्युनिकेट करना होता है स्मूथली। तो ये प्रिंसिपल का यूज़ कर इन सारे प्रिंसिपल्स का यूज़ करके वो एकदम स्मूथली काम कर सकते हैं। पहला इंटरनेट कनेक्टिविटी, IoT डिवाइस इंटरनेट के साथ डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं। क्लाउड सर्वर, मोबाइल ऐप्स वगैरह सारे वाईफाई, ईथरनेट, सेलुलर डाटा और LoRaWAN की हेल्प से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट की हेल्प से इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, जैसे HTTP, HTTPS और MQTT और COAP और वेब सॉकेट्स भी। वाई वी नीड इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन? क्यों हमें इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन की जरूरत है? क्योंकि क्लाउड सर्वर पे भी हमारा डाटा स्टोर होता है। क्लाउड सर्विस बहुत ज़्यादा रिमोटली स्टोर होते हैं। IP एड्रेसिंग का भी यूज़ करते हैं, ये IPv4 और IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का, जिसको कि 32 बिट एड्रेस होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेकिन हमें 4.3 बिलियन एड्रेसेस ही देता है। लेकिन IPv6 बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 128 बिट एड्रेस होता है और ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एड्रेस दे सकता है। बिलियंस ऑफ डिवाइस IoT के लिए बेस्ट है, इसलिए हम IPv6 यूज़ करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी भी ज़्यादा देता है, फास्टर राउटिंग प्रोवाइड करता है, यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि मैक कहते हैं हमें से। मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है जो कि किसी एक नेटवर्क में, एक पर्टिकुलर नेटवर्क में डिवाइसेस को दिया जाता है। ये एक यूनिक मैक एड्रेस है, बिल्कुल IP एड्रेस की तरह ही। ये किसी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को दिया जाता है, NIC को दिया जाता है, यानी डिवाइस होते हैं, डिवाइस के अंदर NIC होते हैं, उन्हें ये मैक एड्रेस दिया जाता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। क्यों हमें दिया जाता है? लोकल नेटवर्क यानी LANs में इसका मैक एड्रेस का यूज़ होता है, जो कि करेक्ट डिवाइस को फाइंड करने के लिए और डाटा को भेजने के लिए इंपॉर्टेंट है। मैक लेयर डिसाइड करती है कि कौन सेंड करेगा डाटा को पहले, कैसे डाटा कोलाइजन से बच सकता है, डाटा की डिलीवरी सेफली कैसे हो। वाईफाई, ईथरनेट, ब्लूटूथ के साथ भी मैक लेयर काम करती है। और ये करियर स्टेट मल्टीपल एक्सेस कोलाइजन डिटेक्शन, जो कि यूजर यूज करता है ईथरनेट में। करियर स्टेट मल्टीपल एक्सेस कोलाइजन अवॉइडेंस जो होता है वाईफाई में, और इस तरीके से ये यूज करते हैं मल्टीपल टेक्निक्स को, ताकि हम कोलिजन से बच सकें, कोलिजन को अवॉइड कर सकें। और ये चाहता है कि इंश्योर कर सकता है कि किसी एक लैन में, एक पर्टिकुलर नेटवर्क में, छोटे से नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और अच्छे से सही जगह सही डाटा जाए। नेक्स्ट बात करेंगे सेंसर टेक्नोलॉजी की। सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है IoT में, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं कि जो डाटा को सेंस करते हैं, मेजर करते हैं, फिजिकल थिंग्स से डाटा को लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं डिजिटल डाटा में। सेंसर चेंजेस को मेजर करता है, जैसे टेम्परेचर को, प्रेशर को, लाइट को, साउंड को, मोशन को, गैस को, और ये रीड करता है उन्हें और कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचाता है। माइक्रो कंट्रोलर जैसे Arduino, Raspberry Pi और IoT डिवाइस तक पहुंचाता है, ताकि वो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर सके। टेम्परेचर सेंसर, टाइप्स ऑफ सेंसर की बात करें, टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। मोशन सेंसर मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। लाइट सेंसर ब्राइटनेस ऑफ लाइट को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सेंस करता है। गैस सेंसर गैस की लीकेज को सेंस करता है। हार्ट बीट सेंसर पल्स रेट को सेंस करता है। ये सारे सेंसर कुछ इस तरीके से दिखता है। सेंसर केवल एक सेंस है, यानी बिल्कुल जैसे आईज होती है या हमारी स्किन होती है, कुछ इस तरीके से हमारे जो सेंसर होते हैं वो सेंस होता है। सेंसर कुछ इस तरीके से दिखते हैं सारे के सारे, ठीक है। और बात करेंगे एक्चुएटर की। सेंसर एक्चुअल काम नहीं कर पाते, बस डाटा को गैदर कर सकते हैं। एक्चुएटर एक्चुअल काम करते हैं, यानी सेंसर ने जो डाटा लिया है उस डाटा के बेसिस पे जो हमें बाकी सब प्रोसेसिंग के लिए जब हमें इंस्ट्रक्शन मिले तो एक्चुअल जो काम कराएगा वो एक्चुएटर ही कराएगा। जो एक्शन काम टेक्स करता है, एक्शन लेता है एक्चुअल। सेंसर डाटा और कमांड्स रिसीव, सेंसर के डाटा को कमांड्स को रिसीव करता है, एक एक्शन लेता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू फिजिकल मूवमेंट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये फिजिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। तो सेंसर क्या करता है? डाटा को गैदर करता है। डाटा को गैदर करने के बाद सेंट्रल सिस्टम तक भेजता है। सेंट्रल सिस्टम उस डाटा को प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस के सारे सिग्नल और कमांड्स को भेजता है एक्चुएटर के पास। एक्चुएटर को डिजिटल सिग्नल के बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, फिजिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि मोटर रोटेट और मूव करने का काम भी एक्चुएटर कराता है। रिले कराता है स्विच ऑन ऑफ करने का। स्पीकर प्रोड्यूस करता है साउंड को। सर्वोमीटर सेंसर डिटेक्ट करता है और एक्चुएटर रिएक्ट करता है। सेंसर डिटेक्ट करता है, एक्चुएटर रिएक्ट करता है, ठीक है। सेंसर एक्चुएटर फ्लो कुछ इस तरीके से होता है। टाइप्स ऑफ एक्चुएटर कुछ इस तरीके से होते हैं, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ इस तरीके से सेंसर ने सेंस किया,
टेम्परेचर को, फिर वो गया सेंड किया सिग्नल को सेंट्रल कंट्रोलर के पास, कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर सेंड करेगा कमांड को तो स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर टर्न करेगा एक्चुएटर, स्प्रिंकलर को टर्न ऑन कर देगा फ्लेम के ऊपर। अब बात करेंगे पार्टिसिपेटरी सेंसिंग की। पार्टिसिपेटरी सेंसिंग का मतलब है कलेक्ट डाटा करना, मल्टीपल पीपल से डाटा को कलेक्ट करना और वॉलेंटली यूजिंग देयर ऑन डिवाइसेस। जब बहुत सारे लोग अपने अपने डिवाइसेस का यूज करके डाटा को कलेक्ट करें और डाटा को कलेक्ट करके एक सेंट्रल सिस्टम तक पहुंचाएं और एक कॉमन गोल को फाइंड करना चाहें, कॉमन गोल के लिए काम करने, तो हम पार्टिसिपेटरी सेंसिंग कहेंगे। मतलब मल्टीपल लोग मल्टीपल डिवाइसेस अपने खुद के मल्टीपल डिवाइसेस से डाटा को गैदर कर रहे हैं और एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज शेयर इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं, जैसे मोबाइल ऐप क्रिएट करने के लिए, लार्ज डाटा मैप को, बहुत बड़ा डाटा मैप बनाने के लिए, जैसे गूगल मैप इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, बेदर एप्स हो जाएंगे, स्विगी जोमेटो रिव्यूज हो जाएंगे। जैसे आप मल्टीपल लोग अपने अपने फ़ोन से रिव्यू देते हैं तो वो सारा रिव्यू कहाँ जाता है, वेबसाइट पे जाता है। वहाँ पर कस्टमर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट को चूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेटिंग। इस तरीके से ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन आप अपने अपने फ़ोन से अपने अपने जगह के ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जो कि एक ऐप पे जाएगा और ऐप पूरे सिटी का ट्रैफिक बता सकेगा। तो इस तरीके से मल्टीपल लोग पार्टिसिपेशन करके अपने अपने डाटा को गैदर कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से डाटा की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और एक ऐप या फिर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डालकर सबकी एक बहुत बड़ा डाटाबेस तैयार कर सकते हैं, बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे वेदर ऐप सब लोग अपने अपने लोकल टेम्परेचर का वेदर, लोकल जगह का वेदर देखें और फिर उसे एक ऐप पे फॉरकास्ट कर दें, किसी ऐप पे डाल दें और ऐप वाले फॉरकास्ट, कोई किसी को देखना हो अपनी जगह क्या है वो तो देख सकता है। इस तरीके से डाटा इज कलेक्टेड थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन की हेल्प से, जैसे कि ये बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं अपने अपने जगह से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ सर्वर पे भेज रहे हैं। ठीक है, अब ये सर्वर पे डाटा बहुत सारे इकट्ठा होगा, अब जबकि किसी को नीड होगी कि यहाँ से वो हर जगह का देख सके ट्रैफिक या फिर वेदर, तो वो देख सकता है। तो इस तरीके से ये पार्टिसिपेशन सेंसिंग होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंडस्ट्रियल IoT की। इंडस्ट्रियल IoT रेफर करता है मशीन्स, स्मार्ट डिवाइसेस, फैक्ट्रीज, यानी वही सारे सेंसर, मशीन और स्मार्ट डिवाइसेस को जो कि फैक्ट्री में यूज हो और इंडस्ट्रीज में यूज हो और ऑटोमेशन और के साथ काम करें। यानी कि जब IoT का यूज होता है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में तो हम उसे बोल देते हैं इंडस्ट्रियल IoT, और ये बहुत ज़्यादा डिवाइसेस का यूज होता है इसमें और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये करते हैं काम सभी इंटरनेट की हेल्प से काम करते हैं। पहली बात, हेल्प करते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने में, इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी को, डिटेक्ट करते हैं फेलियर को। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, फैक्ट्री इंस्टॉल करती है वाइब्रेशंस को, मशीन के सेंसर वाइब्रेशन को, मशीन में हर एक पास वाइब्रेशन सेंसर लगे हैं, अगर वाइब्रेशन बढ़ती है तो मशीन ब्रेक हो सकती है, तो ये सेंड जाएगा, अलर्ट सेंड करेगा इंजीनियर जो रिपेयर करेंगे इसे टूटने से पहले। तो इंडस्ट्रियल IoT को जिस तरीके से होती है, IIoT यानी इंडस्ट्रियल IoT फोकस करती है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस के ऊपर, यानी इंडस्ट्री का काम बढ़िया से चल सके, इंडस्ट्री में जो भी डिवाइसेस का यूज हो रहा है अच्छे से हो सके। तो जब IoT का यूज इंडस्ट्री में हो जाता है तब हम दो बोलने लगते हैं इंडस्ट्रियल IoT, और इंडस्ट्रियल IoT बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑटोमेटिव IoT की। ऑटोमेटिव IoT यानी कि जब IoT का यूज़ होने लगे व्हीकल्स में तो हम उसे बोलेंगे ऑटोमेटिक IoT, और इनका काम केवल ये है ऑटोमेटिव IoT का, ताकि स्मार्ट और सेफ बना सके व्हीकल्स को। फीचर की बात करेंगे, ट्रैक कर सकते हैं कार लोकेशन को विद द हेल्प ऑफ GPS और इंटरनेट, ऑटोमेटिक पार्किंग का यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर्स और AI की हेल्प से, इमरजेंसी ब्रेकिंग लग सकते हैं, कॉलिजन सेंसर डिटेक्ट ऑब्स्टिकल सेक्स कर सकते हैं, जब डिटेक्ट कर सकते हैं सेंसर्स, जब आप पीछे करते हो बैक करते हो तब आपको कैसी आवाज़ आती होगी कार में, तो वो किसकी हेल्प से आ रही है, कॉलिजन सेंसर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि पीछे कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है। और टेस्ला का जो ऑटो पायलट मोड है कि इसमें कैमरा, सेंसर, मशीन लर्निंग वगैरह काम करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, जब IoT कनेक्ट हो जाती है, चार्जिंग स्टेशंस थे, तो ऑटोमेटिक IoT इंप्रूव करती है ड्राइविंग की सेफ्टी, ऑटोमेशन और कंफर्ट और नेविगेशन वगैरह सब कुछ, यानी कार का कुल मिला के कार का पूरा काम अच्छे से हो सके इस तरीके से करती है। सेंसर डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल हैं जो कि जब 2 और मोर सेंसर आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो इन सेंसर डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे, डाटा सेंड करेंगे और डाटा को रिसीव, सेंसर मस्ट सेंड इट टू अदर डिवाइस यूजिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। डाटा सेंड जब करना होता है
सेंसर को, तो वो इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। वही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं सारे के सारे जो हमने पहले पढ़े हैं, वही MQTT और COAP, HTTP, ब्लूटूथ, वाईफाई और ZigBee, ठीक है। तो यानी प्रोटोकॉल की जहाँ भी बात आएगी आपको सारे प्रोटोकॉल हैं, बस यही सारे प्रोटोकॉल का लिख देना है, चाहे वो वेव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो, सेंसर डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो या मैसेज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो, क्योंकि प्रोटोकॉल सेम ही है, वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की, यानी RFID की। ये एक टेक्नोलॉजी है। RFID यूज़ करती है रेडियो वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए और पीपल को ट्रैक करने के लिए। RFID पर करती है RFID टैग और RFID रीडर के साथ, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर, यानी एक टैग होगा और एक रीडर होगा और उस टैग के ऊपर जो यूनिक नंबर होगा, यूनिक आईडी होगी, वो उससे रीड कर सकता है। RFID टैग में एक यूनिक आईडी होती है और रीडर उस आईडी को वायरलेसली कनेक्ट होता है, वायरलेसली होता है रीडर और उसे रीड कर सकता है यूनिक आईडी को। हर एक RFID टैग के ऊपर अलग अलग आईडी होती है, उसे RFID रीडर रीड कर लेता है। जैसे एक बारकोड होता है बिल्कुल वैसे ही, पर यहाँ पर हमारे पास होते हैं RFID टैग के ऊपर एक यूनिक आईडी होती है जो कि रेडियो वेव्स की हेल्प से पढ़ी जाती है। RFID स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये रेडियो वेव का यूज़ करती है, आइडेंटिफाई करती है और ट्रैक करती है ऑब्जेक्ट्स को बिना किसी टचिंग के और बिना किसी स्कैनिंग करने के। बारकोड का स्कैन भी नहीं करती है और ना टच होती है। RFID ऑटोमेटिकली रीड करती है डाटा को। RFID टैग कैसे काम करता है? एक स्मॉल चिप और एंटीना की हेल्प से। RFID टैग में एक स्मॉल चिप होती है और एंटीना होता है। एंटीना की हेल्प से स्टोर करते डाटा सच एज प्रोडक्ट आईडी, ओनर इन्फो और ट्रैकिंग नंबर, ठीक है। RFID टैग में ओनर की आईडी होती है, प्रोडक्ट की आईडी होती है, ट्रैकिंग नंबर जैसे सारी इंफॉर्मेशन होती है। पैसिव टैग, टैग की भी दो टाइप है, पैसिव टैग, एक्टिव टैग। जिसमें पैसिव टैग वो होते हैं जिसमें कोई बैटरी नहीं होती, पावर्ड होते हैं रीडर्स सिग्नल, पावर्ड होता है रीडर्स के सिग्नल के द्वारा और शॉर्ट रेंज होता है 3 से 5 मीटर। एक्टिव टैग होते हैं जिनके पास बैटरी होती है, सेंड सिग्नल अपने आप ही सिग्नल सेंड कर सकता है, लॉन्गर रेंज होते हैं 100 मीटर तक। RFID रीडर सेंड करता है, सेंड्स करता है, रेडियो वेव को बाहर भेजता है एंड रिसीव डाटा फ्रॉम द टैग, और डाटा टैग से रिसीव कर सकता है। द रीडर इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम दैट प्रोसेस द डाटा। डाटा को प्रोसेस करने के लिए रीडर कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है। प्रोसेस की बात करेंगे कैसे होता है। अब एक रीडर होता है, रेडियो वेव्स भेजता है, रीडर होता है RFID रीडर, वो रेडियो वेव्स भेजता है और उस पर टैग रिस्पॉन्ड करता है। हाँ, रीडर डाटा को कलेक्ट करता है और कंप्यूटर सिस्टम डाटा को समझता है। इस तरीके से होता है। शॉपिंग मॉल में हम इसका यूज़ करते हैं, टोल प्लाजास में फास्टैग वगैरह है ना, फास्टैग में भी इसका यूज़ होता है। एंटी थेफ्ट RFID अटैच होती है प्रोडक्ट के साथ। एंटी अटेंडेंस का यूज़ होता है। RFID कार्ड फॉर स्कूल एंड ऑफिस के, हॉस्पिटल, पेशेंट ट्रैकिंग, टैक्स और वेयर हाउस में भी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली। जब आप देखते होंगे शॉपिंग मॉल्स में जब कोई एक गेट में से निकलता है तो कैसे पता चल जाता है कि किसके पास कोई प्रोडक्ट है, क्योंकि वहाँ पर RFID टैग लगे होते हैं उन प्रोडक्ट के ऊपर। RFID टैग्स फास्ट ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन कर सकता है बिना किसी ह्यूमन टच के। इस तरीके से देख सकते हैं। स्टेप 1, RFID टैग अटैच होगा, डाटा को ट्रांसमिट करेगा टू द एंटीना, एंड डाटा को यहाँ एंटीना की हेल्प से एंटीना ने रिसीव करा टैग से एंड ट्रांसमिट किया डाटा को RFID रीडर के पास। ये रहा RFID रीडर जो कि एक कंप्यूटर से कनेक्ट है और उसके डाटा के बेसिस पे RFID के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों एंटीना और RFID टैग एक दूसरे से वाईफाई से कनेक्ट है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क, WSN, ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क जब बहुत सारे सेंसर एक दूसरे के साथ वायरलेसली कनेक्ट हो और डाटा को शेयर करें तब हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क बोलेंगे। ये कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और सेंट्रल सिस्टम तक डाटा को पहुंचा सकते हैं और उस पर एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। वायरलेस WSN यानी वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें वायरलेस नेटवर्क होते हैं सारे के सारे और मल्टीपल सेंसर नोड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। दीज नोड्स मॉनिटर करती हैं फिजिकल एनवायरनमेंट कंडीशन को, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, साउंड, मोशन को, और कलेक्ट करती हैं डाटा को और बेस स्टेशन तक पहुंचाती हैं फॉर द प्रोसेसिंग। कंपोनेंट की बात करेंगे। सेंसर नोड्स और बेस स्टेशन और कम्युनिकेशन मीडियम जैसे 3 इनके वायरलेस सेंसर नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं। सेंसर नोड्स में वही सारे डिवाइसेस आ जाते हैं, सेंसर
प्रोसेसर और कम्युनिकेशन यूनिट। बेस स्टेशन में जहाँ पर डाटा को एनालिसिस करके उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। कम्युनिकेशन मीडियम यानी ये जो बेस स्टेशन और नोड्स किस यानी सेंसर वगैरह किससे कनेक्ट हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह की हेल्प से। आर्किटेक्चर लेयर वही सारी फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन की बात करेंगे, एनवायरमेंटल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करते हैं, स्मार्ट सिटी और हेल्थ केयर और मिलिट्री के लिए अच्छा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकता है, इजी डिप्लॉयमेंट है, हाईली स्केलेबल है, लिमिटेड बैटरी लाइफ, डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं कभी कभार, रियलिटी एंड स्केलेबिलिटी इशूज। बट बहुत मल्टीपल वायरलेस सेंसर नेटवर्क वही है जब मल्टीपल सेंसर वायरलेस वे में कनेक्ट हो। ठीक है, this is the last and most important topic in the IoT। IoT डिजाइन मेथोडोलॉजी यानी IoT का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे एक IoT सिस्टम को बना सकते हैं। सो ये करेक्टली काम कर सके, सिक्योरली काम कर सके और रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये बिल्कुल एक बिल्डिंग जैसा है जैसे कि आपको ज़रूरत है कि कौन से टाइप के घर बनेंगे, कौन से टाइप का मॉडल होगा, सर्विस क्या देगा, वो सारी चीज़ें। अब सबसे पहले एक स्टेप आती है स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट की। क्लियर लिस्ट है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि IoT की नीड क्यों है, हमें क्यों IoT सिस्टम बनाना है। तो आप क्यों बनाना चाहते हो IoT सिस्टम, हमें क्लियर लिस्ट बनानी पड़ती है कि क्या हमें IoT सिस्टम बनाना है, क्यों हमें IoT सिस्टम बनाना है। उसके लिए हमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जैसे काफ़ी सारी चीज़ों को लिखना पड़ता है। फंक्शनल यानी कि क्लियर लिस्ट है कि क्या IoT सिस्टम बनाना है और क्या वो करेगा। कंस्ट्रेंट यानी नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब कि ठीक है, अब इस रिक्वायरमेंट क्या है पहले। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब व्हाट द सिस्टम शुड डू, क्या सिस्टम करेगा, जैसे कि स्ट्रीट लाइट को ऑन करेगा सनसेट के टाइम या सेंड करेगा फेलियर अलर्ट को, क्या करेगा हमारा IoT सिस्टम। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कंस्ट्रेंट आ जाएंगे यानी बैटरी परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लीगल रूल जैसे नॉन फंक्शनल कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट की हेल्प देंगे, सबसे पहले क्या करेगा वो, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ना कंस्ट्रेंट्स, तो रिक्वायरमेंट देखेंगे हम, उसमें भी फंक्शनल होती है और नॉन फंक्शनल उसके टाइप होते हैं। ठीक है, प्रोसेस की बात करेंगे तो बुल्ड बनाने के लिए हमें क्या प्रोसेस चाहिए, स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे हमें। सबसे पहले बिल्ड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा और मेंटेन सिस्टम करना पड़ेगा। कॉमन फेसेस की बात करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मीट स्टेक होल्डर लिस्ट, फीचर एंड कंस्ट्रेंट। सबसे पहले तो हमें क्यों बनाना है, फीचर कंस्ट्रेंट वगैरह की बात करेंगे। फिर उसका आर्किटेक्चर डिसाइड बनाएंगे, कौन से कंपोनेंट्स में ऐड होंगे, कौन से प्रोटोकॉल्स और कम्युनिकेशन मीडियम का यूज़ करेगा। प्रोटोटाइपिंग बनाएंगे, एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे, बड़ा थोड़ा ना बना देंगे पहली बार में, छोटा बनाएंगे और उसे एक जो भी हमें मॉडल चाहिए उसका छोटा बनाएंगे। फिर जब वो अच्छे से काम करेगा छोटा वाला तो फिर हम बड़े वाले का डेवलपमेंट करेंगे और क्लाउड सर्विस, फर्मवेयर और मोबाइल ऐप जैसी चीज़ें बनाएंगे बड़े वाले IoT सिस्टम यानी एक्चुअल IoT सिस्टम के लिए। और फिर उसकी टेस्टिंग भी करेंगे ताकि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। फिर उसका डिप्लॉयमेंट भी करेंगे और एक्चुअल एरिया में उसका काम करवाएंगे। मेंटेनेंस और अपडेट्स भी फिक्स करेंगे कि फ्यूचर में IoT सिस्टम को मेंटेनेंस की नीड हो तो करवा सके हम। और OTA अपडेट, बग फिक्सेस जैसे काम करेंगे। सबसे पहले तो ये 7 स्टेप्स हैं। ये 7 स्टेप्स, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्यों हमें IoT डिवाइस की ज़रूरत है और वो क्या करेगा। सेकंड, उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाओ, कौन कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे, कौन से प्रोटोकॉल्स का वो यूज़ करेगा। थर्ड है प्रोटोटाइप, छोटा सा प्रोटोटाइप बनाओ और फिर समझो कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट। फिर बड़े वाले का डेवलपमेंट करो, बड़ा वाला बनाओ, एक्चुअल IoT सिस्टम बनाओ, उसका यूज़ करो। नेक्स्ट बात करो टेस्टिंग की, फिर उससे टेस्ट करो बड़े वाले सिस्टम को यानी एक्चुअल IoT को टेस्ट करो और उसे फिर वर्किंग के लिए, एक्चुअल यूज़ के लिए यूज़ करो। फिर मेंटेनेंस और अपडेट यानी फ्यूचर में अगर मेंटेनेंस चाहिए, अपडेट चाहिए तो यूज़ करो। तो फिर से रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस और अपडेट। नेक्स्ट बात करेंगे हम IoT प्राइवेसी सिक्योरिटी सोल्यूशन। और IoT में हमें प्राइवेसी का भी काम ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा डाटा कहीं ना कहीं लॉस्ट ना हो। और मेन थ्रेट्स होते हैं एप्स ड्रॉपिंग यानी समवन इंटरसेप्ट डाटा, या फिर टेम्परिंग, अटैकर चेंज कर सकता है डाटा को आपके अनऑथराइज, जैसे कोई एक ऐसा अनऑथराइज पर्सन उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। डिवाइस क्लोनिंग, फेक डिवाइस ऐड कर सकता है नेटवर्क में, या प्राइवेसी लीकेज भी हो सकती है, लोकेशन वगैरह ये सेंसिटिव यूज़र तक का डाटा लीक हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी IoT डिवाइस में कुछ कंसर्न्स या थ्रेट्स होते हैं। इनसे कैसे डील करेंगे, कैसे IoT सिस्टम को सिक्योर बनाएंगे, देखते हैं। सिक्योरिटी सॉल्यूशन के सबसे पहले हम कर सकते हैं डिवाइस ऑथेंटिकेशन, यूज़ कर सकते हैं यूनिक IDs को और क्रिप्टोग्राफिक क्रेडेंशियल्स को, जैसे कीज और सर्टिफिकेट्स वगैरह।
उसकी हेल्प से जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही डाटा को एक्सेस कर सकेगा, ऑथेंटिकेशन कर सकेगा। ठीक है, जैसे कि इस ईच स्मार्ट पोल है जो सर्टिफिकेट, तो क्लाउड ओनली ट्रस्ट जेन्युइन पोल्स पे ट्रस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है सिक्योर कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं। टीएलएस, टीडीएलएस, टीडीटीएलएस का इंक्रिप्टेड चैनल के लिए इंक्रिप्शन की फॉर्म में हम डाटा को शेयर करें, यानी डाटा को कोडेड फॉर्म में सेंड करें। ठीक है, और लाइटवेट प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं, एमक्यूटीटी और टीएलएस और ये सब का यूज़ कर सकते हैं हम। इंक्रिप्शन ऑफ डाटा कर सकते हैं, डाटा को डिवाइस से क्लाउड्स के बीच पहुंचा सकते हैं। एंड डाटा इन ट्रांसिट मस्ट भी इनक्रिप्टेड होना चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल की, रोल बेस्ड एक्सेस, यानी कौन सा डाटा इंजीनियर एक्सेस करेगा, कौन सा एडमिन करेगा, कौन सा ऑपरेट करेगा। इस तरीके से हम एक्सेस बेस्ड कंट्रोल भी कर सकते हैं। और टोकन्स का यूज जैसे JWT और APIs का यूज भी कर सकते हैं। फर्मवेयर सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी बूट डिवाइस स्टार्ट ओनली विद ऑथेंटिक फर्मवेयर के साथ। साइंड फर्मवेयर ओनली एक्सेप्ट करेगा जो साइंड मैन्युफैक्चरर है उनसे। OTA अपडेट्स, ओवर द एयर अपडेट्स मस्ट बी सिक्योर एंड संभल होने चाहिए। नेटवर्क सेगमेंटेशन, नेटवर्क फायरवॉल गेटवेज वगैरह का यूज हम कर सकते हैं। अनयूजुअल बिहेवियर को डिटेक्ट करेगा, सस्पिशियस बिहेवियर को डिटेक्ट करेगा और उन्हें आइसोलेट करेगा। फिजिकल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, अगर कोई पोल किसी ने ओपन कर दिया है तो उसकी भी अलर्ट सेंड करेगा। क्या हम कर सकते हैं, मिनिमाइज डाटा कलेक्शन हम कर सकते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा डाटा बचा रहे, कलेक्ट कर सकते हैं एकदम नेसेसरी डाटा को। पर्सनल डाटा को हम रिमूव कर सकते हैं। लोकल प्रोसेसिंग यानी एज पे प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे प्राइवेसी और सेंसिटिविटी का प्राइवेट और रॉ पर डाटा हमारा लीक ना हो। यूज़र ट्रांसपेरेंसी यानी इन्फॉर्म करना चाहिए सिटीजन को कि कौन सा डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए। HTTP, TLS जैसे प्रोजेक्ट वगैरह प्रोटोकॉल का यूज़। नेक्स्ट बात करेंगे रास्पबेरी पाई एंड आर्डिनो की। ये दोनों ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है IoT प्रोटोटाइपिंग के लिए। अगर हमें IoT बनाना है तो उसके लिए IoT प्रोटोटाइपिंग के लिए बेस्ट है। मतलब दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक होता है आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जिसका नाम NT मेगा 3280P है। सिंपल कंट्रोल टास्क है, लो पावर सेंसर है, नोट्स डायरेक्टली हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग करेगा आर्डिनो C और C++ में विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो IDE। स्ट्रेंथ है, लो पावर है, चीप है, इजी है। सेंसर एक्चुएटर यूज़ कर सकते हैं, रियल टाइम डिजिटल एनालॉग इनपुट आउटपुट का यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशन की बात करेंगे, लिमिटेड CPU होती है, रैम होती है, स्टोरेज और कोई OS नहीं होता आर्डिनो में। सो लिमिटेड नेटवर्क की हमें स्टैक्स मिलती है, आपको ऐड करने पड़ते हैं मॉड्यूल्स को। कॉमन यूज़ करेंगे तो रीडिंग कर सकता है, सेंसर को टर्न कर सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है, स्मॉल बैटरी पावर नोड्स को। एग्जाम्पल की बात करेंगे, सॉइल मॉइस्चर सेंसर आर्डिनो की हेल्प से ही वाटर पंप को ऑन कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है रास्पबेरी PI यानी रास्पबेरी 4 PI4। ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है जो लाइनेक्स पे चल सकता है। एप्लीकेशन मूर कंप्यूटर इमेज प्रोसेसिंग लोग बेस्ट है इमेज वगैरह के लिए भी। वेब सर्वर्स, ईथरनेट, वाईफाई के साथ भी काम कर सकता है। USB ये पाइथन, C, जावा मैनी लैंग्वेजेस के साथ काम कर सकता है और इसमें OS भी होता है, उस OS का नाम है रास्पियन। स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इसके पास CPU भी होता है, रैम भी होती है, फाइल सिस्टम भी होता है, नेटवर्किंग भी होती है, इजी टू रन डाटाबेसेस भी होते हैं और ML मॉडल्स भी होते हैं इसके पास लोकली। लिमिटेशन की बात करेंगे, हायर पावर यूजेस के लिए है, छोटे और टिनी बैटरी नोट्स के लिए नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है और गेटवे डिवाइसेस, एज कंप्यूटिंग और कैमरा प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो रास्पबेरी PI कैमरा फॉर पॉट होल डिटेक्शन यूजिंग OpenCV। तो इस तरीके के लिए हम जब कोई कैमरा फॉर पॉट होल बुक कर रहा हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सा चूज़ करें कि हमें आर्डिनो चलाइए कि रास्पबेरी। जब हमें छोटे छोटे कोई प्रोटोटाइप बनाने हो तो हम इसका यूज़ करेंगे आर्डिनो का, जब हम बड़े बड़े बनाए तो रास्पबेरी PI का करेंगे। लो कॉस्ट सेंसर, नोट्स एंड प्रिसाइजिंग टाइम। रास्पबेरी PI गेटवे, हैवी प्रोसेसिंग और OS भी हेल्प है, तो हम जब करना होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे। यानी बड़े बड़े बनाने होंगे सिस्टम तो हम रास्पबेरी PI का करेंगे, छोटा बनाना होगा तो आर्डिनो का करेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। पूरी की पूरा IoT हमने कवर कर लिया है, तो मुझे नहीं पता कि
मैंने कैसे बताया, क्या बताया। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स। और कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उस टॉपिक को जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 सारी वीडियो डिटेल में डिस्कस है, उसमें समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।